गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज है 15 जुलाई, तो डिस्कस करेंगे 15 जुलाई के करंट अफेयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का थॉट देखते हैं क्या है हमारे पास। और उसके पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्रिप्शन के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आइए मॉर्निंग का थॉट देखते हैं क्या है। जो लोग सचमुच में ही बुद्धिमान हैं वे असफलताओं से कभी घबराते नहीं हैं। यानी कि अगर असफलताएं मिल रही हैं तो उसको स्वीकार करिए, उससे सीखिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। उसे हार कर बैठने का नाम जिंदगी नहीं है, बल्कि उससे कुछ सीख कर आगे बढ़ने का नाम जिंदगी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस मोटिवेशनल थॉट के साथ में आज की अपनी क्लास को। फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, यूथ स्किल डे के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे के बारे में बात कर रहे हैं, जो हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। और इस बार भी 15 जुलाई को ही हम विश्व युवा कौशल दिवस मना रहे हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो हमारे पूरी दुनिया के जो युवा हैं उनके स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए, है ना, शिक्षा के क्षेत्र में या बिजनेस के क्षेत्र में उनको ट्रेंड करने के लिए, जो भी वो काम करना चाहते हैं उसमें उनको ट्रेनिंग देने के लिए अलग अलग तरीके से जो पॉलिसीज़ बनाना, इसके अलावा जो संस्थाएं हैं उसके माध्यम से इन्हें ट्रेंड करने के लिए ही विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है हर साल 15 जुलाई को। अच्छा, इसकी स्टार्टिंग कैसे करी गई थी। जैसा कि हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम कोई वर्ल्ड लेवल पर कोई डे मनाते हैं तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा उसको बताया जाता है कि इस दिन मनाया जाएगा। तो 2014 में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी बैठक करी थी और उसमें ये बताया था कि पूरी दुनिया के जो युवा हैं उनके स्किल्स को डेवलप करने के लिए क्या किया जाएगा, 15 जुलाई को हर साल वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जाएगा। ओके। अच्छा, इस बार की थीम क्या है। तो थीम है स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। इस थीम के साथ हम ये डे मना रहे हैं। क्लियर। देखिए, जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास वो है पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर हुआ है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ है। तो इसमें जो भारतीय एथलीट हैं जिनका नाम है निषाद कुमार। क्या नाम है? निषाद कुमार। तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अच्छा, इन्होंने जो ये सिल्वर मेडल जीता है वो किस इवेंट के लिए जीता है। तो हाई जंप T47, हाई जंप T47 इवेंट में इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल करा है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि अ, इस इस इवेंट में जो भी खिलाड़ी चुने जाएंगे, ठीक है, तो टॉप जो 4 होंगे वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे 2024 के लिए। यानी 2024 का जो पैरा ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं उसमें ये शामिल किए जाएंगे, जो टॉप 4 खिलाड़ी होंगे, टॉप 4 जो एथलीट होंगे। क्लियर। अच्छा, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी स्टार्टिंग कब करी गई थी। तो 2017 में इसकी स्टार्टिंग कर दी गई थी। और इसको जब इसकी स्टार्टिंग करी गई तो इसको हर 2 साल के बाद आयोजित किया जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय जो पैरा ओलंपिक कर दिया गया था बाद में इसे। अच्छा, देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पैरा ओलंपिक होते हैं उसके लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसको हम आईपीसी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इस समिति के माध्यम से ही इवेंट कहाँ कहाँ पर होने हैं, किस देश में होने हैं, किस खिलाड़ी को मौका देना है, और किस तरीके से जो हमारे एथलीट हैं पैरा ओलंपिक से रिलेटेड उनको कैसे ट्रेन करना है, ये सारा काम अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अच्छा, आईपीसी एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 1994 में जर्मनी जर्मनी के बर्लिन में हुआ था पहली बार। कब हुआ था? जर्मनी के बर्लिन में आयोजित किया गया था पहली बार आईपीसी एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप। ये हमें थोड़ा याद होना चाहिए। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है पैरा ओलंपिक है, तो इसमें ऐसे एथलीट जो किसी न किसी तरीके से विकलांग है उनको मौका दिया जाता है, उनके लिए ये प्रतियोगिताएं आयोजित करी जाती हैं। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर जो बात हो रही है किसके बारे में। अच्छा, देखो यहाँ पर जो थाईलैंड है, थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो बैंकॉक है। ठीक है। तो बैंकॉक में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है। क्या हुई है? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है बैंकॉक में, जो थाईलैंड की राजधानी है। तो यहाँ पर भारत ने 3 स्वर्ण पदक यानी 3 गोल्ड मेडल जीता है और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आइए देख लेते हैं वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ज्योति यारा जी के बारे में बात कर रही हूँ मैं, जिन्होंने 100 मीटर की बाधा दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है।
फिर अब्दुल्ला अबू बकर के बारे में बात कर रहे हैं, जो जिन्होंने मेल ट्रिपल जंप जो कैटेगरी है उसमें गोल्ड मेडल जीता है। और 1500 मीटर दौड़ में अजय कुमार सरोज विजयी रहे हैं और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, ब्रॉन्ज मेडल किसने किसने जीता है? तो तेजस्विनी शंकर ने जीता है 400 मीटर में। साथ में अभिषेक पाल और ऐश्वर्या कैलाश मिश्रा ने 10,000 मीटर में जीता है। और जो ऐश्वर्या कैलाश मिश्रा हैं उन्होंने 400 मीटर की दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 3 गोल्ड मेडल आए हैं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप से भारत के लिए, और 3 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। थाईलैंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो एशिया के मैप में आपको थाईलैंड देखने को मिल जाएगा, जिसकी राजधानी बैंकॉक है, जैसा कि हमने पढ़ लिया। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? थाई है। सम्राट यहाँ पर कौन है? जिनको हम राम एक्स भी कहते हैं, इनका नाम है वजीरा लोंगकोर। ठीक है, और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रयुंत चान ओचा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। क्लियर? तो हमने यहाँ पर बात कर ली थाईलैंड के बैंकॉक में होने वाले एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, जिसमें भारत ने 3 गोल्ड मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करते हैं एशियाई चैंपियनशिप 2023 के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहली बार इसकी जो मेज़बानी है 1973 में थाईलैंड के द्वारा करी गई थी। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि अ, कितने सालों के बाद, लगभग पहली बार 1973 में थाईलैंड की जो राजधानी है बैंकॉक, वहां पर एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। और उसके बाद अभी यानी 2003 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इस एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। और कब से कब तक चला था ये इवेंट? तो ये 12 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक ये इवेंट चलने वाला है। 12 जुलाई से स्टार्ट कर दिया गया है और 16 जुलाई तक चलेगा। ओके, क्लियर? अच्छा, साथ में ही कुल इसमें कितने इवेंट हैं? तो इसमें कुल 43 इवेंट हैं। और कहाँ पर हो रहा है? तो जो बैंकॉक का नेशनल स्टेडियम है, जिसका नाम है सुपाच लसाई नेशनल स्टेडियम, वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ पर मोटी मोटी हमें जानकारी मिल गई है कि जो एशियाई चैंपियनशिप 2023 है वो 12 जुलाई से स्टार्ट हो गया है, 16 जुलाई तक चलेगा। 43 इवेंट होंगे। कहाँ पर हो रहा है? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हो रहा है। और पहली बार कब हुआ था थाईलैंड में? तो 1973 में करा गया था। थाईलैंड ने इसकी मेजबानी करी थी। और कहाँ पर हो रहा है? तो सुपाच लसाई नेशनल स्टेडियम में थाईलैंड के हो रहा है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, जैसा कि हम सबको पता है और हमने 2-3 दिन लगातार ये न्यूज़ कवर करी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस की यात्रा पर हैं और उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जाएंगे वो। तो जब ये फ्रांस की जो यात्रा पर गए हैं तो वहाँ पर जो परेड थी उसमें इन्होंने भाग लिया, परेड में भाग ले लिया। और उसके बाद इनको एक पुरस्कार दिया गया है, इनको सम्मानित किया गया है, जो फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है। क्या है वो देख लेते हैं। तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। क्लियर? अच्छा, इनकी ये फ्रांस की जो ये यात्रा करी है इन्होंने, अपने जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है उसमें इनकी ये छठी यात्रा है फ्रांस के लिए। ओके, फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे तो राजधानी पेरिस है, मुद्रा यूरो है, और यहाँ के राष्ट्रपति जैसा कि आप देख रहे हैं इमैनुअल मैक्रो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ओके, तो हमने फ्रांस के बारे में पढ़ लिया और वहाँ पर जो परेड हुई थी उसके बारे में भी हमने पढ़ा है, जो बैस्टिल डे परेड होती है हर साल 14 जुलाई को फ्रांस में। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं यहाँ पर यूनिटी ग्रुप के डायरेक्टर हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, जो यूनिटी ग्रुप के डायरेक्टर हैं जिनका नाम है हर्षवर्धन बंसल। क्या नाम है? हर्षवर्धन बंसल। इनको नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा जो उसका दिल्ली ब्रांच है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यानी नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का जो दिल्ली ब्रांच है या दिल्ली चैप्टर है उसके लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है यूनिटी ग्रुप के डायरेक्टर हर्षवर्धन बंसल को। क्लियर? बात समझ में आ गई? अच्छा देखो, अगर हम नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में बात करें तो ये एक संगठन के रूप में काम करता है। ठीक है, और ये संगठन के रूप में काम करता है और ये किसके अंडर काम करता है? तो ये जो है आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है उसके तहत काम करने वाला एक संगठन है। ठीक है। अच्छा, आप देखेंगे कि जो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है
इसमें पहले से ही महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे जो हमारे स्टेट है वहाँ पर इसकी शाखाएं, ब्रांचेज आपको देखने को मिल जाएंगी। जम्मू कश्मीर में भी है, राजस्थान में भी हैं। और ऐसा नाम से ही जैसा समझ में आ रहा है कि ये भारत में जो रियल एस्टेट की मार्केट है, रियल एस्टेट के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। ओके। अच्छा, इसकी एक ब्रांच उत्तराखंड में भी स्टार्ट करी जाएगी, ऐसी बात कही गई है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि यूनिटी ग्रुप के डायरेक्टर कौन है, हर्षवर्धन बंसल, जिनको नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के लिए जो दिल्ली उसका जो ब्रांच है उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी स्टेट हम पढ़ाते हैं तो उसके बारे में हम जरूर जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो 1998 में करी गई थी। और ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, तो ये भारत सरकार का जो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है उसके तहत ये आता है। ठीक है, और स्पेशली आम जनता को रियल एस्टेट के क्षेत्र में जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं और उसके डेवलपमेंट के लिए काम करता है। ठीक है, यानी आम जनता की जो भी परेशानियां हैं उसका निपटान करना और साथ में ही इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए काम करने का इसका काम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के तहत आता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये मिनिस्ट्री काम करती है। क्लियर। देखिए, इस ब्रांच में कुछ और नियुक्तियां हुई हैं जिसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो चेयरमैन बनाया गया है पीके गुप्ता जी को, जो एनबीसीसी के वर्तमान सीएमडी हैं। ठीक है, इसके अलावा उपाध्यक्ष बनाया गया है किसे, विनीत कंवर को, जो डीएलएफ के कार्यकारी समूह के निदेशक हैं। और साथ में ही निर्वाचित प्रेसिडेंट बनाया गया है गौरव जैन को, जो इंडिया इंफ्राकॉर्प बहरीन के सीईओ हैं। तो इस तरीके से ये कुछ नियुक्तियां और हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बारे में। देखिए, जो हमारा आईसीसी है यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, वो 2017 से ही इस विषय पर काम कर रहा है। और वो क्या विषय है, विषय ये है कि जो हम सबको अच्छे से पता है कि क्रिकेट के जितने भी फॉर्मेट होते हैं, है ना, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं। लेकिन फॉर्मेट तो मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं, लेकिन इसमें जो प्राइज मनी है वो अलग अलग दी जाती है। तो इसके ऊपर जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद है, वो 2017 से ही काम कर रहा है। और अब इसके द्वारा जो इसके अध्यक्ष हैं, जिनका नाम क्या है, अच्छा साथ में मैं आपको बता दूं कि जो आईसीसी है वो क्या काम करता है। तो आईसीसी इंटरनेशनल लेवल पर जो क्रिकेट खेली जाती है, क्रिकेट के जो भी इवेंट होते हैं उसके लिए पॉलिसीज बनाना, उसके लिए नियम कानून बनाना, उसको फॉलो करवाना, और अगर कोई खिलाड़ी कुछ गलती करता है तो उसकी सजा का जो प्रावधान है वो भी आईसीसी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो जब इनकी बैठक हुई तो इसमें ये डिसीजन लिया गया कि जो महिला क्रिकेटर हैं, है ना, उनको भी उसी तरीके से सम्मान दिया जाएगा, उनको भी उसी तरीके से प्राइज मनी दी जाएगी जिस तरीके से जो मेल क्रिकेटर होते हैं उनको दी जाती है। और ये कब ऐसा निर्णय लिया गया, तो 13 जुलाई 2023 को ये निर्णय लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अब जितने भी फॉर्मेट होंगे क्रिकेट के, तो मेल और फीमेल वर्जन दोनों के लिए जो भी इवेंट होंगे उसके लिए इक्वल प्राइज मनी दी जाएगी। इसके ऊपर ये बैठक हुई है। और आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, तो ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं, और ग्रेग बार्कले के अनुसार ये बात कही गई है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि 2017 से ही इस विषय पर काम चल रहा था, जिसको अब जाकर लागू किया गया है। क्रिकेट के जितने भी फॉर्मेट हैं, जैसे हम वनडे सीरीज देखते हैं, टी20 देखते हैं, टेस्ट सीरीज देखते हैं, अंडर 19 जो विश्व कप टूर्नामेंट है वो देखते हैं, तो जितने भी फॉर्मेट होंगे उन सब में जो प्राइज मनी होगी वो सेम रखी गई है मेल और फीमेल दोनों वर्जन के लिए। ओके, क्लियर। अच्छा, इसको तुलनात्मक रूप से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले कैसे दिया जाता था जो प्राइज मनी थी, ठीक है, मेल और फीमेल को। और अब आप देख सकते हैं कि 2023 से जो नए नियम लागू हो गए हैं तो उसमें मेल और फीमेल दोनों वर्जन के लिए एक ही प्राइज मनी डिसाइड की गई है आईसीसी के द्वारा। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, संयुक्त समुद्री बल के बारे में बात करेंगे। तो देखो, संयुक्त समुद्री बल के द्वारा क्या किया जा रहा है। संयुक्त समुद्री बल, जिसको सीएमएफ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सीएमएफ। ठीक है, तो सीएमएफ के द्वारा 10 से 12 जुलाई तक क्या किया गया, एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 आयोजित किया गया है संयुक्त समुद्री बल के द्वारा। कहां पर, तो सेशल्स में।
सेशल्स में 10 से 12 जुलाई के बीच में। ओके, क्लियर। इस ऑपरेशन का नाम क्लियर हो गया आपको, ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023। इसमें स्पेशली आपको मैं बता दूं कि इसमें अमेरिका, इटली, ब्रिटेन और जो सेशल्स के रक्षा बल हैं, समुद्री पुलिस है और समुद्र से रिलेटेड जो भी नौसैनिक हैं उन्होंने भाग लिया। और स्पेशली इसका विषय क्या है, तो समुद्री सुरक्षा के ऊपर बात की गई है, यानी समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना, समुद्रों में जो डकैती होती है उसको रोकने के लिए काम करना, और जो आतंकवाद है उससे निपटने के लिए, और साथ में ही समुद्री वातावरण को, यानी जो समुद्र का जो इकोसिस्टम है वो भी सही से बना रहे, इसके ऊपर जो ये ऑपरेशन है ये किया गया। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 10 से 12 जुलाई को कहां पर, सेशल्स में, और किसके द्वारा, तो संयुक्त समुद्री बल के द्वारा संचालित किया गया है। सेशल्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, विक्टोरिया है। मुद्रा यहाँ पर सेशल्सी रुपया चलती है, और राष्ट्रपति कौन है, तो वेवेल राम कलावन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। क्लियर। अच्छा, सीएमएफ स्पेशली जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र है उसमें समुद्री सुरक्षा के प्रति जो भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता है उसको भी मजबूत करता है, यानी कि स्पेशली जो हिंद महासागर वाला एरिया है उसमें भी समुद्री सुरक्षा के ऊपर काम करता है सीएमएफ, यानी संयुक्त समुद्री बल। ओके, तो हमने बात कर ली यहाँ पर संयुक्त समुद्री बल के द्वारा यानी सीएमएफ के द्वारा ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 के बारे में। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, एक टास्क फोर्स है, उसने क्या एक्शन लिया है और उसका कौन मेंबर, अभी रिसेंटली में किसको मेंबर बनाया गया है इसके बारे में। ठीक है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका ये स्पेशली ऐसा टास्क फोर्स है जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर काम करता है, स्पेशली जो एशिया और प्रशांत वाला क्षेत्र है, प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है उसके लिए। तो इसमें पहला देश, अरब का पहला देश शामिल हुआ है एक प्रतिनिधि के रूप में, एक ऑब्जर्वर के रूप में। वो कौन सा देश शामिल हुआ है देख लेते हैं, तो ये शामिल हुआ है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। यूएई जो अरब की कंट्रीज हैं उसमें से इस पर्टिकुलर जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसमें शामिल होने वाला पहला देश बन गया है। और स्पेशली जो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये स्पेशली जो एशिया और प्रशांत वाला जो ग्रुप है यानी वहाँ के जो देश हैं उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर काम करता है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के ऊपर काम करता है ना, जिससे कि आतंकवाद को और जो भी जैसे हिंसक घटनाएं होती हैं उनके लिए जो फंडिंग कराई जाती है, कौन कौन से संगठन शामिल होते हैं, किस तरीके से उनको रोका जा सकता है, इन सब के ऊपर ये काम करता है। क्लियर, बात समझ में आ गई। अच्छा, साथ में मैं आपको बता दूं कि जो इसके महानिदेशक कौन है, तो इसके महानिदेशक है हामिद अल जाबी। कौन है, हामिद अल जाबी इसके निदेशक हैं, जो यूएई प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व करेंगे। क्लियर। तो हमने यहाँ पर बात कर ली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में जिसमें यूएई मेंबर बन गया है, यूएई जिसमें शामिल हो गया है। अच्छा, संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जानकारी लेते हैं। आप देख सकते हैं संयुक्त अरब अमीरात को पश्चिमी एशिया के मैप में, जिसके दक्षिण में आपको ओमान दिख रहा है और जिसके पश्चिम, उत्तर और पश्चिम वाले एरिया में आपको सऊदी अरेबिया दिख रहा है, और यहाँ पर आपको फारस की खाड़ी दिखेगी। ठीक है। अच्छा, साथ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस्लाम धर्म प्रमुख धर्म है, और यहाँ पर इस्लाम धर्म का जो सुन्नी समुदाय है वो आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। राजधानी अबू धाबी है, अरबी यहाँ पर बोली जाती है, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जिनको क्राउन प्रिंस भी कहा जाता है। ओके। प्रधानमंत्री कौन है, तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है, और उपराष्ट्रपति कौन है, तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और मंसूर बिन जायद अल नहयान यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं संयुक्त रूप से। क्लियर। तो ये थोड़ी सी जानकारी हो गई संयुक्त अरब अमीरात के बारे में, जिसको हम यूएई कहते हैं, जिसकी राजधानी अबू धाबी है। देखिए, वैज्ञानिकों के द्वारा एक खोज की गई है, एक समुद्री जीव है जिसका नाम है ट्यूनिकेट। क्या नाम है, ट्यूनिकेट। ठीक है, तो इस समुद्री जीव की एक नई प्रजाति की खोज करी गई है, इसका जीवाश्म मिला है, और इस प्रजाति का नाम क्या है, तो मेगासीफोन। क्या नाम है, मेगासीफोन थाइलाकोस इसका नाम है। अच्छा, साथ में मैं आपको बता दूं कि ये कितना साल पुराना है, तो ये 500 मिलियन ईयर पुराना है ये। ठीक है, जो शोधकर्ताओं के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा
खोजा गया है। स्पेशली ये जो टैडपोल है होते हैं ना, तो टैडपोल की ही प्रजाति के रूप में हम इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। ट्यूनिकेट्स के बारे में बात करें तो मैं आपको बताऊं कि इसको समुद्री स्क्वर्ट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्री स्क्वर्ट्स भी कहते हैं, और जो समुद्री जानवरों में से एक है। और इसकी जो अभी जो प्रजाति मिली है वो 500 मिलियन वर्ष पुराने मिली है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल जो उथला पानी होता है ना समुद्र का, उसमें आपको ट्यूनिकेट्स देखने को मिल जाएंगे। और अभी प्रेजेंट में पूरे जो समुद्री एरिया है उसमें लगभग आपको 3000 इसकी प्रजातियां देखने को मिलेंगी। तो अब इसकी एक और प्रजाति मिल गई है जिसका नाम है मेगासिफोन थाइलाकोस। क्लियर? तो हमने यहाँ पर बात कर ली मेगासिफोन थाइलाकोस के बारे में, जो ट्यूनिकेट्स की नई प्रजाति मिली है, 500 मिलियन वर्ष पुरानी है, और इसको टैडपोल की तरह भी हम समझ सकते हैं। ओके, ट्यूनिकेट्स की कुछ वंशावली यहाँ पर लिखी गई है। आप देख सकते हैं कि जैसे समुद्री धारियां भी जिसे कहा जाता है, एस्किडिएशियंस, ठीक है, जिसको हम समुद्री धारियां भी कहते हैं। ये स्पेशली जो भी वातावरण होता है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, और जो आपको जो समुद्री तल है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। स्पेशली जो उथला उथला सागर होता है उसमें आपको स्पेशली ये देखने को मिलेगा, जो समुद्री धारियां जिसे हम कहते हैं। इसके बाद परिशिष्ट है जो अंग रख, देखो यहाँ पर जो बात हो रही है, गूगल की मूल कंपनी है जिसका नाम है अल्फाबेट, ठीक है। यानी जो उसकी मदर कंपनी है गूगल की, वो क्या है? अल्फाबेट। तो अल्फाबेट के द्वारा ब्राजील और यूरोप में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका नाम है चैटबॉट बार्ड, क्या नाम है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट बार्ड को लॉन्च किया गया है अल्फाबेट के द्वारा ब्राजील और यूरोप में। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इसको 40 लैंग्वेज में इसको जो है लॉन्च किया गया है। 40 लैंग्वेज का मतलब ये है कि जैसा कि हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है स्पेशली ये वॉट जैसे हम फॉर्मेट में चैट करते हैं किसी व्यक्ति से, उस तरीके से आपसे ये बात कर सकता है। इसीलिए इसकी लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से ये 40 विभिन्न भाषाओं में इसको लॉन्च किया गया है अल्फ़ाबेट के द्वारा। अच्छा, इसके अंदर कुछ फीचर्स है जिसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहली बात कि ये कोडिंग में भी बात कर सकता है, यानी कोड वर्ड में भी बात कर सकता है। इसके अलावा साथ साथ अगर हम कुछ पिक्चर शेयर करते हैं या कोई भी संकेत देते हैं तो उस हिसाब से भी ये चैट कर सकता है। ये कुछ न्यू फीचर्स इसमें लाए गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट बार्ड में, जिसको लॉन्च किया गया है ब्राज़ील और यूरोप में 40 भाषाओं में। और किसके द्वारा? तो जो अल्फ़ाबेट कंपनी है उसके द्वारा। ओके, क्लियर? देखिए, अब जनरेटिव एआई को थोड़ा समझते हैं। जनरेटिव एआई के अंदर आप देखेंगे कि कई सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे 3D मॉडल मिलेगा, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, चित्र मिलेंगे, ग्राफिक्स मिलेंगे, वीडियो मिलेगा, संगीत मिलेगा, और साथ में ही जो गेमिंग का है, जैसे आप गेमिंग खेलते हैं ना, गेम खेलते हैं तो वो ऐसे लगेगा यथार्थ रूप में आप गेम को खेल रहे हैं। तो इस तरीके के फीचर्स को बिल्कुल आधुनिक रूप में लेकर आया है कौन? चैटबॉट बार्ड। ओके, क्लियर? तो हमने बात कर ली चैटबॉट बार्ड के बारे में, जो एआई से रिलेट करता है और गूगल की जो मदर कंपनी है अल्फाबेट उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए, यहाँ पर जो बात हो रही है चाविन संस्कृति के बारे में बात हो रही है। प्राचीन चाविन संस्कृति है जिसकी खोज करी है पेरू के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेरू में एक जगह है जो चाविन संस्कृति से रिलेट करती है जिसका नाम है चाविन डी हुआंतार। क्या नाम है? चाविन डी हुआंतार, जो पेरू की प्राचीन संस्कृति चाविन संस्कृति से रिलेट करती है। अच्छा, ये जो चाविन डी हुआंतार है इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया था। कब? 1985 में। कब शामिल किया गया था? 1985 में। इसी जगह पर पेरू के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको एक मंदिर में 3000 साल पुराना एक सील बंद गलियारा मिला है। क्या मिला है? 3000 साल पुराना एक सील बंद गलियारा मिला है पेरू के जो पुरातत्वविद हैं उनको। अच्छा, साथ में ही इस खोज को नाम क्या दिया गया है? तो इस खोज को नाम दिया गया है कॉन्डर्स पैसेजवे। क्या नाम दिया गया है? कॉन्डर्स पैसेजवे नाम दिया गया है पेरू के आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, जो पेरू की चाविन संस्कृति से रिलेट करता है। और ये चाविन डी हुआंतार जो जगह है वहां पर किसी मंदिर में मिला है। ओके, क्लियर? कॉन्डर्स पैसेजवे के बारे में बात करेंगे तो कॉन्डर्स पैसेजवे, जैसा कि आप सबको पता है कि चाविन संस्कृति से रिलेट करता है, हमने बात कर ली 3000 साल पुराना है, पेरू के जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनके द्वारा खोजा गया। और ये कहा जाता है कि जो चाविन संस्कृति है वो 15 बिफोर क्राइस्ट
से लेकर 550 बिफोर क्राइस्ट तक ये जो संस्कृति है वो काफी ज्यादा ग्रो करी थी पेरू में। ओके, आइए एक बुक के बारे में बात करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो इस बुक के बारे में है वो ये है कि इसको लॉन्च कहाँ से किया गया है। तो इस बुक को लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश का जो श्री हरिकोटा है, वहाँ का जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहाँ के रॉकेट लॉन्च पैड से इसको जो है इसको जो है लॉन्च किया गया है। क्लियर? अच्छा, इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखा है, फिल्म निर्माता है, लेखक हैं, और इन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता है, जिनका नाम है विनोद मनकारा। क्या नाम है? विनोद मनकारा। इनके द्वारा लिखा गया है। इस बुक का नाम क्या है? तो इस बुक का नाम है प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो। प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो बुक जारी करी गई है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान की जैसी तैयारियां चल रही थी, तो उससे रिलेटेड है ये बुक, है ना। और इसके अलावा जो ये जो बुक है ये किसको सौंपी गई, तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि जो इसरो के अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? सोमनाथ। क्या नाम है? सोमनाथ। तो सोमनाथ जी, एस सोमनाथ, तो एस सोमनाथ जी के द्वारा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है एस उन्नी कृष्णन नायर, इनको ये बुक देकर इस पुस्तक का विमोचन किया गया है, जो लिखी गई है किसके द्वारा? विनोद मनकारा के द्वारा लिखी गई है, जो फिल्म निर्माता हैं और लेखक हैं, और जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। और बुक का नाम क्या है? तो प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो। ओके, और इसमें स्पेशली क्या चीज़ें लिखी गई हैं? तो ये स्पेशली विज्ञान के लेखों का एक संग्रह है। यानी इसमें जो वैज्ञानिक लेख होते हैं ना, उनके संग्रह के रूप में हम इस बुक को अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा देखो, इस बुक का नाम क्या है? तो बुक का नाम हमने अच्छे से समझ लिया कि बुक का नाम है प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो, जो स्पेशली विज्ञान के संग्रह, विज्ञान के जो लेख होते हैं उसके संग्रह के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्ट है साइंस में तो आप ये बुक ज़रूर पढ़ सकते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पर 2023 में जो बुक्स आई थी उसकी प्रॉपर लिस्ट दी गई है, जिसको आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, और टेलीग्राम के लिंक पर भी विजिट करके देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, तो इस सेशन में इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, नए विचारों के साथ में, नए न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।